अपवर्तन मीन्स प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन। अब चूंकि रिफ्लेक्शन जो होता है वो परावर्तन होता है, तो यहाँ क्या होगा, ये रिफ्रैक्शन, क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जैसे किसी माध्यम से जो प्रकाश की किरण है चले और दूसरे माध्यम तक जाए, और दूसरे माध्यम तक जाने के बीचों बीच में ही वो अपना मार्ग या बदल ले, अपना मार्ग चेंज कर ले, तो उसे ही ये प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि जो घटना होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जब किसी माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है और अपना मार्ग चेंज करती है, यानी कि और वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, ये जो घटना हो रही है प्रकाश का जो अपने मार्ग से अलग हो जाना या विचलित हो जाना, तो वही हम क्या कहते हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन जो है, चूंकि अब ये सरल माध्यम और सघन माध्यम और विरल माध्यम, इन दो चीजों को पहले हम समझते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और इसके बारे में समझेंगे। एक पॉइंट है हमारा सघन माध्यम। सघन का मतलब जिसके जो कण हो बिल्कुल पास पास में हो, वो सघन माध्यम। और दूसरा विरल माध्यम, क्या, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम जिसके कण दूर दूर हो। तो सघन माध्यम मतलब क्या है, जिसके कण मतलब जिस पदार्थ के कण, यानी कि तो जिसके कण हो या अणु हो, कण या अणु पास पास हो, क्या हो, पास पास हो, तो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। और जिसके कण या अणु विरल है, दूर दूर होंगे, क्या होंगे, दूर दूर हों, तो इसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो अब चूंकि सघन माध्यम से भी प्रकाश किरण हमारा विरल माध्यम में जा सकता है, और दूसरा प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, तो हमारा प्रकाश किरण किस प्रकार से अपना मार्ग चेंज करती है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ चलते हैं। तो पहली कंडीशन सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो ऊपर मान लो सघन माध्यम है, क्या है, सघन माध्यम। अब एक ये बॉर्डर लाइन खींच दिया, और सघन माध्यम में जैसे हम कांच मान लेते हैं, जैसे कोई कांच शीशा रखा है, तो शीशा में से प्रकाश किरण अब वो बाहर निकलेगी, मीन्स वायु में जाएगी, तो वो विरल माध्यम हो गया, क्या हो गया, विरल माध्यम।
तो विरल माध्यम को हम वायु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वायु। तो अब हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं। ये हमारा पूरा कांच था, तो कांच से हमारी प्रकाश किरण क्या होगा? अन्य माध्यम में जा रही है, और चूंकि जा रही है तो यहाँ पर हम अभिलंब खींच लेंगे N1, और चूंकि नीचे एक और अभिलंब खींचेंगे तो ये हमारा अभिलंब N2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? N1 क्या है? अभिलंब, और N2 भी अभिलंब ही है। और ये हमारी आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण जो किरण गिर रही है या आ रही है। अब ये जो किरण आ रही है, इस पॉइंट आपतन बिंदु पर क्या होगा? चूंकि सघन से विरल में जाए तो हमारी जो, चूंकि अब यहाँ पर क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन में जो हमारी किरण है विचलित होगी, लेकिन जब सघन से विरल जाएगा तो कुछ और कंडीशन होगी, और विरल से सघन जाएगा तो कुछ कंडीशन और होगी। क्या होगी? जैसे अब चूंकि सघन से विरल जा रहा है तो ये हमारी आपतित किरण सीधी ना जाकर क्या होगी? N2 से इस तरफ ऐसे दूर जाएगी। क्या होगी? दूर। तो सघन, एक तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि सघन से विरल जाए तो हमारी ये जो क्या है? अपवर्तित किरण है। क्या है ये? अपवर्तित किरण। तो जो अपवर्तित किरण होगी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। किससे होगी? नीचे वाले अभिलंब N2 से। N2 अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। जब कंडीशन हो सघन से विरल में, तो ये सघन से विरल माध्यम में N2 से अभिलंब से क्या हो जाएगी? हमारी अपवर्तित किरण दूर हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाए हमारी किरण, तो दूसरी कंडीशन ऊपर हो हमारा विरल माध्यम। क्या हो? विरल माध्यम, और नीचे हो हमारा सघन माध्यम। अब इसको हम जस्ट उल्टा करते हैं। तो विरल को मैंने वायु माना था और सघन को कांच, तो विरल को हम यहां लिख देते हैं वायु। मीन्स अब वायु से हमारी प्रकाश किरण जा रही है और कांच में जाएगी। तो विरल यहां से माध्यम है वो मेरा क्या है? वायु है पूरा। उसके जो नीचे है सघन माध्यम वो है कांच। अब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब सबसे पहले खींच लेते हैं। ये हो गया ऊपर N1, ये हो गया N2। तो N1 N2 अभिलंब है। अब हमारी किरण ये आपतित किरण है, आपतित। अब कंडीशन है विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो सघन में जाएगी तो क्या होगी? N2 अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या उसकी तरफ मुड़ जाएगी। तो सीधी ना जाकर क्या होगी? ये उसकी तरफ जाएगी। तो ये हमारी किरण है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो इसको भी हम कैसे याद कर सकते हैं कि विरल से क्या जाए? सघन जाए। तो विरल से जब सघन जाएगी तो N2 अभिलंब के पास जाएगी। जो किरण थी वो हमारी N2 अभिलंब के अब पास जाएगी। तो हम लोगों ने क्या समझा? अभी प्रकाश का अपवर्तन, और वो फिर वो सघन से विरल और विरल से सघन किस तरह जाता है, यानी कि प्रकाश कैसे जाता है वो समझ लिया है। तो अब देखो वर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। तो अब हम समझने वाले हैं अपवर्तन के नियम। जैसे परावर्तन, तो परावर्तन के नियम हम लोगों ने पढ़े थे पिछली वीडियो में, और
परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसी प्रकार से जो अपवर्तन के नियम होते हैं वो भी कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। तो अपवर्तन के नियम, और साथ में एक बात यह है कि अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम, एक जो पहला वाला है वो लगभग समान ही है। तो अब हम लिखते हैं अपवर्तन के नियमों को। तो अपवर्तन के नियम ऐसे ही नहीं लिखेंगे, पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो चूंकि अपवर्तन के नियम है तो अपवर्तन जैसे होता है वही वाला डायग्राम बनाएंगे। तो ये एक माध्यम हो गया बॉर्डर माध्यम का, और ऊपर कोई माध्यम होगा, नीचे कोई माध्यम होगा, और प्रकाश की किरण आपतित होगी, और वो फिर वो चूंकि अपवर्तन है दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, चाहे वो सघन वाली हो चाहे वो विरल वाली हो। तो हम यहाँ पर अविलंब n1 और n2 खींच लेते हैं, और ये हमारी किरण थोड़ा सा यहाँ तो तिरछी हो गई, यानी कि अपवर्तन दिखा रहा है। ठीक है, और इस चूंकि ये किरण हमारी कौन सी है? आपतित किरण, आपतित किरण है। और ये क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर कैसे अपवर्तन हो रहा है? क्योंकि जो किरण है अपने मार्ग से विचलित हो गई है, इसलिए मैंने जाना कि ये यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। तो ये कौन सी किरण है हमारी? अपवर्तित किरण। ये हमारी किरण अपवर्तित किरण है। और ये चूंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है, तो इसको हम आई कहते हैं, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और दूसरा ये हमारा अभिलंब और ये जो अपवर्तित किरण है इसके बीच के कोण को हम आर अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। तो इतना हम समझ चुके हैं। अब इनके नियमों को समझ लेते हैं। मैंने बताया था अभी इनके नियम 2 होते हैं। तो पहला नियम होता क्या है? जैसे परावर्तन में हमने समझा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं? लगभग एक ही तल में होते हैं। तो उसी तरीके से पहला नियम हो जाएगा हमारा आपतित किरण। अब क्योंकि परावर्तन नहीं, यहाँ अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाले बिंदु पर अभिलंब जो है, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों, एक माध्यम ये है, दूसरा माध्यम नीचे वाला है, इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तथा दोनों माध्यमों को अलग, या इसको थोड़ा अच्छी भाषा में बोले तो पृथक, पृथक, पृथक तथा दोनों माध्यमों को अलग पृथक करने वाले आपतन बिंदु, करने वाले आपतन बिंदु पर अभिलंब, इसको n1 और इससे n2 कह दो, बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। तो पहला नियम समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाला ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इस पर जो ये अभिलंब n1 है, ये तीनों जो हैं एक ही तल पर होते हैं। तो पहला नियम समझ में आ गया होगा। फिर अब दूसरा नियम। अब ये जो दूसरा नियम है इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दूसरा का नियम क्या है?
तो अब हम समझते हैं दूसरा नियम, यानी कि किन्हीं, तो ये क्या हो रहा है दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए। अब चूंकि यहाँ माध्यम दो होते हैं तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा प्रकाश के रंग के लिए, मतलब जो भी प्रकाश का रंग हो, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा प्रकाश के रंग के लिए ये जो आपतन कोण है के लिए आपतन कोण की ज्या, और ये ज्या क्या होता है, साइन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन, या मैथ में इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं SIN, साइन, और पूरा इसको SINE लिखते हैं, ज्या। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, साइन तथा अपवर्तन अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है, एक नियतांक होता है, अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन बटा साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या होता है, ये नियतांक। तो जैसे हम स्नेल का नियम लिखने को आएगा तो उसमें क्या लिख सकते हैं, अब दूसरा चूंकि यही लगभग थोड़ा सा इसमें चेंज करना होता है, स्नेल का नियम लिखना है, किसका नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम में हम लिख देंगे कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो, तो उनके अनुपात को मतलब उनकी ज्या के अनुपात के नियतांक को क्या हम बोलते हैं, नियतांक जो होता है उसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो हम लिख भी लेते हैं, यदि आपतन कोण क्या हो, आई हो, आपतन कोण आई, जैसे यहाँ पर ये आपतन कोण था वो आई हो, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक को स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल का नियम यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये प्रकाश मुड़ता क्यों है, मतलब ये विचलित होता क्यों है। तो क्वेश्चन एक है, प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ता क्यों, मुड़ता या विचलित होना, वही सेम चीज है, मुड़ता या विचलित क्यों, क्या रीजन है कि प्रकाश जो होता है अपने मार्ग से मुड़ता या विचलित होता है।
तो इसको हम समझ लेते हैं। प्रकाश की किरण आपतित होती है, फिर वो अपवर्तित होती है, मीन्स अपने मार्ग से विचलित होती है। तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि एक चीज को कॉन्सेप्ट समझते हैं, एन इजिकल टू होता है सी अपॉन वी। तो यदि सी होता क्या है? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और वी क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल, और एन यहां पर क्या होता है? अपवर्तनांक। तो अब हम समझ रहे थे कि अपने मार्ग से मुड़ता क्यों है। चूंकि जब किरण हमारी आपतित होती है और ऊपर का माध्यम कुछ अलग होता है, नीचे का माध्यम कुछ अलग होता है, और उसमें क्या होता है? माध्यम की उसकी जो चाल होती है वो बदल जाती है। क्या होती है? चाल बदल जाती है। तो एक माध्यम से इसका उत्तर होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। और प्रकाश की चाल बदल जाती है, इसलिए प्रकाश जो होता है अपने मार्ग से विचलित होता है। तो छोटा सा उत्तर हो गया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो प्रकाश की चाल है और बदल जाती है, इसलिए प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है वो सभी माध्यमों में अलग अलग होती है, और जैसे मान लो इसमें स्पीड कुछ अलग थी और अगले माध्यम में गया, उसकी स्पीड, उसमें प्रकाश की जो स्पीड होती है अलग होती है, इसलिए जो होता है और प्रकाश की चाल हमारी बदल जाएगी। क्योंकि इसमें विरल माध्यम होगा तो तेज होगी, और सघन होगा तो उसमें ज्यादा होगी, और वहां पर जो प्रकाश की चाल है वो बदल गई, यहाँ पर ज्यादा थी, यहाँ पर कम हुई, या ज्यादा थी कम हुई, या कम से ज्यादा होगी, तो हमारी प्रकाश की चाल बदलेगी, और प्रकाश की चाल बदलेगी तो प्रकाश की दिशा बदलेगी, तो बदल जाती है, इसलिए प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी कि प्रकाश की दिशा जो होती है वो बदल जाती है। अपवर्तनांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो कि अपवर्तनांक रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड है, इसलिए ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इसकी जो परिभाषा है इसको हम इसके फार्मूले से ही समझेंगे। तो इसका सबसे पहले हम फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है, क्या होता है? फार्मूला। तो अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? n इजिकल टू सी अपॉन वी। तो सी क्या है? निर्वात या, अभी बताया था, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, वी किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, और n क्या होता है? अपवर्तनांक। तो इसकी परिभाषा कैसे हो जाएगी? यानी कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा
किसी अन्य माध्यम में, तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक इसको स्मॉल n कहते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं होता है, इसका फार्मूला होता है n=c/v। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल मीन्स c, और किसी अन्य माध्यम में, अन्य माध्यम का मतलब कोई भी माध्यम हो, वो निर्वात या वायु नहीं होना चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई माध्यम है, और उन दोनों की जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं n अपवर्तनांक। तो अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम एक बात करते हैं कि क्या n का मात्रक होता है, n का मात्रक होता है? तो हम बोलेंगे नहीं, मात्रक इसका होता है नहीं मात्रक होता है। अच्छा, क्यों नहीं मात्रक होता है? क्योंकि इससे समझो c क्या है? प्रकाश की चाल है, और v भी प्रकाश की चाल है, तो दोनों के मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड होंगे, और दोनों ही आपस में कट जाएंगे, जिससे n का अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होगा। तो अब हम लोगों ने समझा अपवर्तनांक, और एक बात और समझते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, रंग पर निर्भर करता है। अच्छा, रंग पर निर्भर करेगा, इसका मतलब अपवर्तनांक जो n है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो रंग यानी कि रंग बदलेगा तो अपवर्तनांक घटेगा या बढ़ेगा। तो अब किस रंग के लिए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है और किस रंग के लिए अपवर्तनांक कम होता है, इसे भी समझते हैं। अपवर्तनांक में ही हम समझ रहे हैं कि अब रंग की बात हो रही थी, तो हम समझते हैं बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग में क्या होगा? अपवर्तनांक, बैंगनी रंग में अपवर्तनांक सबसे अधिक क्या होगा? सबसे अधिक। और दूसरा अपवर्तनांक बैंगनी रंग में सबसे अधिक होता है, और दूसरा लाल रंग। अब क्योंकि सबसे अधिक है, फिर क्या होगा? सबसे कम। तो लाल रंग में क्या होता है? सबसे कम। तो लाल रंग में जो हमारा अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। तो अपवर्तनांक और अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, और किसके लिए अधिक होता है, किसके लिए कम होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अभी लेंसों की प्रकृति, लेंसों की प्रकृति मीन्स नेचर ऑफ लेंस। तो नेचर ऑफ लेंस क्या होता है? तो ये जो प्रकृति होती है लेंसों की, ये दो प्रकार की होती है, जिसमें से कितने होते हैं? दो प्रकार। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला अभिसारी प्रकृति, और दूसरी क्या होती है? अपसारी प्रकृति। तो अभिसारी प्रकृति दूसरी होती है अपसारी प्रकृति।
तो उसमें हम पहले समझते हैं अभिसारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी समझ लेते हैं। तो अभिसारी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग नेचर हो गया, लिख लेते हैं कन्वर्जिंग नेचर। और अपसारी को डाइवर्जिंग नेचर बोलते हैं, डाइवर्जिंग नेचर। अभी तक हमने समझा कि अभिसारी प्रकृति और अपसारी प्रकृति की इंग्लिश। अभी होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो पहला अभिसारी प्रकृति, अभिसारी प्रकृति, ये हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है, अभिसारी और अपसारी। उसके पश्चात न्यूमेरिकल्स और कुछ एमसीक्यूज का आपको उत्तर देना होगा। तो अभिसारी प्रकृति मीन्स कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग का मतलब होता है पास में लाना, एक जगह केंद्रित कर देना। तो अभिसारी प्रकृति में का एक उदाहरण की बात कर लेते हैं पहले। तो उदाहरण क्या होता है? तो उदाहरण हमारा होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। अभिसारी प्रकृति का हमारा उदाहरण जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। परिभाषा लिखने से पहले हम उत्तल लेंस बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? उत्तल लेंस। ये हमने खींचा, ये क्या है हमारा? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अच्छा, ये लेंस कौन सा है? उत्तल। तो मुख्य अक्ष में जो हमारी इसके समांतर आने वाली किरणें हैं, क्या है? समांतर आने वाली किरणें। थोड़ा यहाँ मुख्य अक्ष नहीं लिखने से अच्छा इधर लिख देते हैं, यानी कि ये मेन एक्सिस है। क्या है? मेन एक्सिस। तो अब समांतर आने वाली जो किरणें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? एक बिंदु की तरफ केंद्रित हो जाती हैं। मीन्स सभी किरणें जो हैं आ रही हैं जो, वो हमारी एक बिंदु की तरफ जाएंगी। सभी किरणें जो हैं वो इस पॉइंट या एक बिंदु की तरफ ही जाएंगी, और इसी को हम अभिसारी प्रकृति कहते हैं। और ये हमारा कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। तो ये हमारा हो गया। क्योंकि ये लेंस है तो इसको हम L1 पॉइंट और इसे L2 पॉइंट कह सकते हैं। तो अब इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस रहने दो, कि जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं, तो वह का मतलब उत्तल लेंस, तो वह उन किरणों को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इस प्रकृति को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकृति को अभिसारी प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति को अभिसारी प्रकृति कहते हैं। अब दूसरी प्रकृति, तो अभिसारी प्रकृति कहाँ होती है? उत्तल लेंस में होती है। और क्या होती है वो आप समझ चुके हैं। अब लास्ट अपसारी प्रकृति। अपसारी प्रकृति, तो अपसारी प्रकृति यानी कि डाइवर्जिंग नेचर। तो इसका भी हम उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या होगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस।
तो अपसारी प्रकृति का उदाहरण होगा हमारा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस, ये हमारा हो गया अवतल लेंस, और ये हमारा मुख्य अक्ष की प्रकाश किरणें हम इस पर क्या करेंगे, आपतित करेंगे, मीन्स इस पर डालेंगे। ठीक, प्रकाश किरणें हम इस पर आपतित या डालेंगे। तो ये जो किरणें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो एक बिंदु पर नहीं जाएंगी, इस बार वो दूर चली जाएंगी, मीन्स फैल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो ये जो किरणें हैं हमारी क्या है, फैल जा रही हैं या दूर भाग रही हैं। तो ये जो प्रकृति है, इसी प्रकृति को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग या अपसारी प्रकृति। ये L1 पॉइंट, नीचे वाला L2, सारी प्रकृति क्या कहते हैं। तो ब्लैक से ही लिखेंगे। अपसारी प्रकृति कि जब प्रकाश किरण अवतल लेंस पर क्या होती है, आपतित होती है, आपतित होती है। क्या हो रही थी, अवतल लेंस पर आपतित होती है, तो वह इन किरणों को फैला देता है, फैला देता है। और इन किरणों को फैलाने की जो ये गुण है या प्रकृति है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकृति। इन किरणों को फैला देता है। तो इस गुण या प्रकृति को अपसारी प्रकृति कहते हैं, अपसारी प्रकृति कहते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो मैंने बताया था किसी माध्यम कोई अन्य माध्यम है तो उस प्रकाश की चाल को हम v से डिनोट करते हैं। और कितनी दे रखी है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। साथ में बोला गया है निर्वात या वायु भी होता तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अच्छा, ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है, ये नहीं भी दे रखी हो तो भी आपको याद रखना होता है, क्योंकि ये फिक्स होती है, नियत होती है। तो मीन्स प्रकाश की चाल है और निर्वात में, तो इसको हम C बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दे रखी है। तो अभी हमने अपवर्तनांक वाला आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या होगा, N = C/V। और आपको निकालना क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। तो अब इसको इधर ही हल कर लेते हैं। N = C, वैल्यू रखो। अब 10⁸ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वो बचेगा 3/2। और 3/2 मीन्स इसको भाग कर लोगे तो 3/2 मीन्स 1.5 आएगा। वैसे 2 एकम, तो 3 में से 2 गया, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0, 2 पंचे 10 कट गया। तो यानी कि इसकी वैल्यू 3/2 की वैल्यू कितनी, 1.5, यानी कि 1.5। तो यानी आपका उत्तर आया N = 1.5। अब बताओ कि इसका मात्रक होगा या नहीं। अभी हमने बताया था इसका मात्रक नहीं होगा, तो N = 1.5 ही लिखेंगे आप।
अगला क्वेश्चन दूसरा, उससे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, जो जो दे रखी होती हैं उन वैल्यू को हम पहले लिखते हैं। तो ये मीन्स n बराबर 1.5 और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c लिखते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब माध्यम में प्रकाश की चाल v होती है, यानी कि v = क्वेश्चन मार्क। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n = c/v। लेकिन इस बार में मुझे v निकालना है, तो v को हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारा फार्मूला निकलेगा v ऊपर जाएगा n नीचे आएगा, तो v = c/n। अब c की वैल्यू 3 × 10⁸ और n की वैल्यू 1.5। तो 1.5 और 1.5 जोड़ोगे तो 3 होता है, मीन्स 1.5 एकम और 1.5 दुना। 1.5 दुना कितना हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से v बराबर हमारा निकलेगा 2 × 10⁸। चूंकि v चाल है तो इसका मात्रा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो जब बदलती है, वो हमारी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो हमारे क्या होता है, प्रकाश की चाल जो होती है बदल जाती है। अपवर्तन नियमानुसार क्या होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका आप राइट उत्तर कमेंट करें। सी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी है, एक व्यक्ति ने बताया है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है साथ में कि यदि यहाँ अपवर्तन की जगह परावर्तन होता तो इसका कोई उत्तर आपको दिया हुआ है क्या? आपतित किरण और अभिलंब एक ही तल में, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में। तो यदि यहाँ पर परावर्तन होता तो लगभग ये सही हो जाता, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण नहीं दे रखा है। तो यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, कम होगी या समान होगी? बी, बोला गया है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, मीन्स क्या है, n जो है वो हमारा अधिक है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो चाल कहाँ है, प्रकाश की चाल कहाँ है, नीचे है, उस माध्यम में बोला गया है। अच्छा, प्रकाश की चाल ये भी है, लेकिन ये निर्वात या वायु में है, उस माध्यम में क्या होगी, मतलब माध्यम ये नीचे वाली है, तो अपवर्तनांक बोला गया अधिक, तो प्रकाश की चाल हमारी क्या होगी, कम होगी। अपवर्तनांक क्या है, अधिक, तो हमारी जो प्रकाश की चाल है कम होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड। ये अधिक है तो ये कम। अच्छा, ये अधिक कम क्यों है, क्योंकि ये n व्युत्क्रमणानुपाती 1/v होता है, मीन्स यदि हमारा n बढ़ेगा तो v घटेगा। अच्छा, यदि v बढ़ेगा तो n घटेगा। यदि हम n और c की बात कर लेते हैं, n अनुक्रमणानुपाती c बोलते हैं, ये 1/v में लिखें तो इस चिन्ह को व्युत्क्रमणानुपाती बोलते हैं और इसको अनुक्रमणानुपाती। तो अनुक्रमणानुपाती में क्या होगा, n बढ़ेगा तो c भी बढ़ेगा और n घटेगा तो c भी घटेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका सेकेंड। लिखा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर नहीं करता, प्रकाश के रंग पर तो निर्भर करता है, अभी बताया था आपको, और प्रकाश की चाल, चाल तो देखो सामने दिख रही है, तो प्रकाश की चाल पर भी निर्भर करता है और रंग पर भी निर्भर करता है, क्योंकि बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है अपवर्तनांक, इसलिए वो तो निर्भर कर रहा है। तो माध्यम की जो मोटाई होती है उस पर हमारा अपवर्तनांक मीन्स n निर्भर नहीं करता है। तो पहले का a, दूसरे का c और तीसरे का सेकेंड और चौथे का थर्ड, इन सभी उत्तरों को आपको कमेंट में बता देना है और साथ में यही बताना है कि क्लास कैसी लगी, और आपको कल भी जुड़ना है क्योंकि ये डेली जो लाइव चल रही है 30 दिन तक चलेगी और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, जो हैं आपके, उनको कंप्लीट कराया जाएगा और उसके पश्चात
जो आपके अनसॉल्व होते हैं उन्हें भी हल कराया जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।